हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भंवर धारा। तो भंवर धारा किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, इसकी हानि क्या होती है, भंवर धारा को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, मतलब रोकने का उपाय क्या है, भंवर धारा की निर्भरता क्या है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये नियम समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा। यदि आपको नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे, उसमें सबसे ऊपर होगा क्वालिटी का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले भंवर धारा, और यहाँ पे इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है। परंतु अभी आपको डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट जानेंगे, उसके बाद ये तो डेफिनेशन आपको यूं ही याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले एक नामक वैज्ञानिक थे जो है फोको नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में, ठीक है, जिन्होंने 1875 ईस्वी में देखा। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि मान लेते हैं कोई पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है। नाम एक एक करके हम लिखते हुए जा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जब नाम लिखेंगे तभी आपको याद होगा। ये फोको नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1875 ईस्वी में देखा कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक मान लेते हैं धातु है, ठीक है, एक धातु का टुकड़ा है। अब ये धातु के टुकड़ा इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लेते हैं ये पूरा चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लेते हैं ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये धातु इसमें गति कर रहा है। तो जब ये धातु का टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, ये क्या है भैया, धातु है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ धातु, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में जब ये धातु का टुकड़ा गति करता है, इसमें गति करता है, तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई गति करता है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या आता है, परिवर्तन होता है। और जब हम जानते हैं कि जब भैया चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब धातुओं के जो धातु के टुकड़े हैं, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उसी के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। किसमें, इस धातु के प्लेट में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसको नाम याद रखेंगे, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये धारा कैसी होती है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये धारा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और ये एक भंवर के रूप में होती है। देखिए इस प्रकार ये धारा उत्पन्न होती है जो एक भंवर के रूप में होती है। और इसी प्रेरित धारा को हम क्या कहते हैं भैया, भंवर धारा कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको भंवर धारा का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। समझिए हम क्या कह रहे हैं, यही आपको डेफिनेशन बोलना है। मैं यहीं से पूरा ये लिखा हुआ बात आपको बोल दे रहा हूं, क्योंकि कभी भी मैं डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं। हम क्या कह रहे हैं, हम कहेंगे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के प्लेट, मतलब धातु के टुकड़े को गति करता है, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़ा गति करता है, तो धातु में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। समझ में आया ना, कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं। ये तो हम जानते ही हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों के, जैसे ही धातु का टुकड़ा गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा।
और जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। समझ में आया ना? तो एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए। हम क्या करें कि सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु का टुकड़ा गति करता है तो धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन लिख लेंगे। और यही तो बात हमने लिखा है कि सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु गति करता है, कोई धातु गति करता है तो धातु में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण धातु में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि भंवर धारा का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि भंवर धारा की निर्भरता क्या होता है, उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद इसका हम हानि देखेंगे और इसका अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इसकी निर्भरता क्या है, ये किस पर निर्भर करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं भंवर धारा की निर्भरता। ठीक है, भंवर धारा की निर्भरता क्या है? तो भैया इसकी दो निम्नलिखित मतलब मुख्यतः दो इसकी निर्भरता है। अब वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं I जो होता है वो V/R होता है। ये हमने प्रतिरोध के फॉर्मूले से भी जाना है कि जो R होता है वो क्या होता है? V/I होता है, या I = V/R भी हम लिख सकते हैं। तो इस यहाँ से ये I क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे भंवर धारा, क्योंकि विद्युत धारा या भंवर धारा हम कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो I होगा, जो भंवर धारा होगा ना, वो क्या विभवांतर के समानुपाती होगा। ठीक है, विभवांतर के समानुपाती, परंतु प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/R होगा। तो यही से हम निर्भरता निकालेंगे। तो निर्भरता ये दो ही बातों पर निर्भर करता है भंवर धारा। सबसे पहली बात कि जब किसी धातु में विभवांतर को मान बढ़ता है, जब किसी धातु में विभवांतर या विभव का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान घटता है। समझ में आया? सबसे पहला आप क्या लिखेंगे? किसी धातु में, किसी धातु के टुकड़े का विभवांतर बढ़ता है या विभव बढ़ता है। किसी धातु के टुकड़े में विभव का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान घटता है। ये सबसे पहली निर्भरता। दूसरी बात, सॉरी घटेगा कैसे? समानुपाती है ना, तो बढ़ेगा। देखिए मुझे याद नहीं है, परंतु मैं यहाँ से जान सकता हूँ कि देखिए कभी भी समझ के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा, कोई भी धातु के टुकड़े में विभवांतर या विभव का मान बढ़ेगा तो भंवर धारा का मान भी बढ़ेगा। सबसे पहला तो आप क्या लिखेंगे कि आप यही लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए हम लिखेंगे क्या? किसी धातु के टुकड़े में विभव का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान भी बढ़ता है। ये पहले आपका निर्भरता हो गई कि किसी धातु के टुकड़े में विभव का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान बढ़ता है। ये पहला हो गया। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि किसी धातु के टुकड़े में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान घटता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे भैया प्रतिरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे भंवर धारा का मान घटेगा, और जैसे जैसे अगर कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान घटेगा वैसे वैसे भंवर धारा का मान बढ़ेगा। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं कि किसी धातु के, हम ऐसे कह सकते हैं किसी धातु में प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो भंवर धारा का मान कम हो जाता है। तो यही बात हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? किसी धातु के टुकड़े में प्रतिरोध का मान
बढ़ता है तो भंवर धारा का मान घटता है। ठीक है, तो ये इसकी दो निर्भरता हो गई, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि इसकी हानि क्या है, भंवर धारा की हानि क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है और इसको नियंत्रित मतलब रोकने का उपाय क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी हानि क्या होता है और इसका अनुप्रयोग। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है कि भंवर धारा की हानियाँ। अब भैया इसकी हानि क्या है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कुंडली के क्रूड जो होते हैं, जो कुंडली के क्रूड होते हैं उसमें जब भंवर धारा उत्पन्न होता है ना, तो जब उसमें भंवर धारा उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होता है भैया, उष्मा का हानि होता है। इसलिए भंवर धारा की यही हानि है कि जब भैया क्या लिखा गया है, किसी कुंडली में भंवर धारा उत्पन्न होने पर क्या होता है, उष्मा की हानि होती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कुंडली के क्रूड होते हैं, उसमें जैसे ही भंवर धारा उत्पन्न होगा तो उष्मा की बहुत ज्यादा हानि होगी। तो इसका यही सबसे पहला ये क्या है, इसकी हानि है। तो ये आप हानि में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, 2 नंबर 3 नंबर में आता है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना है, फिगर समझाना है, उसके बाद एक एक करके लिखेंगे तो बहुत ही हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसका अनुप्रयोग क्या है। तो इसका अनुप्रयोग हमने 4 मुख्यतः लिख दिए हैं। सबसे पहला चल कुंडली धारा मापी में। अब भैया चल कुंडली धारा मापी में इसका प्रयोग किया जाता है, जो चल कुंडली धारा मापी में जो दोलन को रोकने के लिए, जो दोलन होता है उसको रोकने के लिए किसका, भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया चल कुंडली धारा मापी में। दूसरा आता है प्रेरण भट्टी में, प्रेरण भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रेरण मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। और अंतिम आता है कि जो विद्युत रेलगाड़ी होते हैं उसमें ब्रेक लगाने में, जो विद्युत रेलगाड़ी अभी आप जाते होंगे तो जो चल रही है वो सभी रेलगाड़ी जो है वो विद्युत पे ही चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो वो क्या होते हैं, उनको ब्रेक लगाने में जो उनके देखेंगे तो उनकी जो क्या होती है, जो कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ियों के जो क्या होते हैं उसके जैसे वो चलती हैं, ठीक है, तो उनकी जो उसको क्या कहते हैं, चक्का, हाँ चक्का कह सकते हैं हम, कि उसकी जो क्या होती है, चक्की होती है, तो वो क्या करती है भैया, वो गति करता है। तो उसके वहां पे देखेंगे तो एक बड़ा सा क्रूड के जैसा एक लगा रहेगा, कुंडली के जैसा एक मोटा सा लोहा लगा होगा, जो क्या करता है, जो उसको रोकता है। तो रोकने के लिए क्या करेगा, ब्रेक जब लगाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भंवर धारा उत्पन्न करेगा। और भंवर धारा के कारण वो अचानक से गाड़ी क्या हो जाती है, ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो ये उसका उपयोग किया जाता है विद्युत रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने में। तो ये 4 आप इसका अनुप्रयोग भी इसका याद रखेंगे, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आशा करते हैं कि भंवर धारा का जो आपका परिभाषा था, इसके खोजकर्ता कौन थे, भंवर धारा की हानि क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 12 हो या क्लास 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं पूरे टॉपिक को अपने पढ़ सकूं, सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ाई कर लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। हम मान लेते हैं क्लास 12 का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, और मैसेज कर दीजिए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।